आप लोगों ने ILO के बारे में सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट जारी की है और जिसके अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5% के रिकॉर्ड निम्नतर स्तर पर रही है। और इस रिपोर्ट में इसका कारण मंदी, आर्थिक सुधार और भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और श्रम बाजार को प्रभावित करने वाली सामाजिक अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों को बताया गया है। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो इंडेक्स रहते हैं, रिपोर्ट रहते हैं और इस तरह के संस्थानों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बहुत सारे आपके वनडे एग्जाम भी होते रहते हैं, तो उनमें भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। और इसलिए ये भी कह रहा हूँ मैं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर जरूर उठाकर देखा करिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देखिए WESO, यानी कि इसे शॉर्ट में कहा जा रहा है ये नाम, ये आप देख रहे हैं, इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। तो ट्रेंड्स रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है? स्थिर वैश्विक बेरोजगारी दर वर्ष 2024 में 5% पर स्थिर रही है और जिसमें युवा बेरोजगारी दर 12.6% के उच्च स्तर पर ही रही है। युवा बेरोजगारी उच्च मध्यम आय वाले देशों में सर्वाधिक है, 16% है, तथा निम्न आय वाले देशों में सबसे कम 8% है, जिसका कारण प्रायः अल्प रोजगार और अनौपचारिक कार्य है। इस वर्ग को वयस्कों की अपेक्षा कहीं अधिक बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और निम्न आय वाले देशों को अच्छे रोजगार सृजित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथा अनौपचारिक रोजगार महामारी पूर्व स्तर जितना हो गया है। और आप देखेंगे इसमें रोजगार में क्षेत्रीय असमानताएं, तो उप सहारा अफ्रीका में रोजगार वृद्धि मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहां श्रमिकों के पास स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, जहां लगभग 62.6% परिवार प्रतिदिन 3.65 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करते हैं। और इसी प्रकार अन्य विकासशील देशों में जबकि रोजगार बढ़ रहा है, अनेक श्रमिक असुरक्षित, कम वेतन वाले तथा अनौपचारिक रोजगार में लगे हुए संलग्न है। आर्थिक विकास के रुझान, तो वर्ष 2024 में आर्थिक वृद्धि 3.2% दर्ज की गई है, जो वर्ष 2023 में 3.3% और 2022 में 3.6% से थोड़ी कम है। रिपोर्ट में वर्ष 2025 में इसी प्रकार के आर्थिक विस्तार का अनुमान लगाया गया और जिसके बाद मध्यम अवधि में धीरे धीरे मंदी आएगी। वैश्विक रोजगार अंतराल अर्थात ऐसे लोगों की संख्या जो काम करना चाहते हैं लेकिन उसे पाने में असमर्थ हैं, वर्ष 2024 में 402 मिलियन था और इसमें 186 मिलियन बेरोजगार व्यक्ति, 137 मिलियन हतोत्साहित श्रमिक तथा 79 मिलियन ऐसे लोग शामिल हैं जो देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण रोजगार पाने में असमर्थ हैं। यद्यपि कोविड-19 महामारी के बाद से यह अंतर कम हो गया है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसके स्थिर होने की उम्मीद है। क्या है? स्थिर होने की उम्मीद है। और आप देखते हैं कि श्रम बल भागीदारी, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बल भागीदारी बढ़ी है, विशेष रूप से वृद्ध श्रमिकों और महिलाओं के बीच, जबकि निम्न आय वाले देशों में इसमें गिरावट आई है और जिससे वैश्विक स्तर पर रोजगार वृद्धि धीमी हो गई है। नीट सांख्यिकी, वर्ष 2024 में वैश्विक नीट शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं, आबादी 259.1 मिलियन तक पहुंच गई है और जिसमें 85.8 मिलियन युवा पुरुष 13.1% और 173.3 मिलियन युवा महिलाएं यानी कि 28.2% थी। और आप देखिए युवा बेरोजगारी की स्थिति निम्न होने के कारण LIC में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। युवा पुरुषों में नीट की दर महामारी पूर्व स्तर से 4% अधिक बढ़ गई है। बात आती है ऋण संकट, तो उच्च ब्याज दरों और आर्थिक चुनौतियों के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण असंतुलित हो गया है। लगभग 70 राष्ट्र ऋण संकट के जोखिम में है और जिनमें से कई देश स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की तुलना में ऋण भुगतान पर अधिक व्यय करें। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अफ्रीका में औसत सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 65% है। ये बड़ी संख्या होती है, कितना? 65% है।
श्रम गतिशीलता में बदलाव के बीच स्थिर वेतन। महामारी के बाद कम रोजगार वृद्धि और नियोक्ताओं की और श्रम बाजार की शक्ति में बदलाव के कारण वास्तविक वेतन वृद्धि निम्न बनी हुई है। हरित परिवर्तन। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक रोजगार वर्ष 2022 में 13.7 मिलियन से बढ़कर 2023 में 16.2 मिलियन हो गया है, जो सौर और हाइड्रोजन ऊर्जा में निवेश से प्रेरित है, लेकिन लाभ असमान रूप से वितरित है और जिसमें 46% चीन में है। हरित परिवर्तन। तो आप देखते हैं कि सौर और हाइड्रोजन ऊर्जा में निवेश के कारण नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार में वर्ष 2022 में 13.7 मिलियन से वर्ष 2023 में 16.2 मिलियन तक की वृद्धि देखी गई। हालांकि लाभ समान रूप से वितरित नहीं है और 46% लाभ चीन का रहा है। डिजिटल क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं हैं, हालांकि कई देशों में इसका लाभ उठाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और कौशल कार्यबल का अभाव है। 2030 तक सामाजिक न्याय और सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ILO की सिफारिशें क्या हैं, ये आप देखिए। पेंशन का लाभ उठाना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने LIC को, विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका में स्थित LIC को यह सलाह दी है कि वे पेंशन को उपभोग से हटाकर लाभदायक निवेश की ओर लगाएं और सरकारी निवेश निधि में धन पेंशन को समेकित करने के लिए तंत्र स्थापित कर सकते हैं, जिससे निजी क्षेत्र की वृद्धि और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। और आप देखते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन। देशों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार उत्पन्न करने, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में निवेश के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए आधुनिक सेवाओं और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करके रचनात्मक बाधाओं को दूर करना चाहिए। युवा कौशल विकास। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि वे आधुनिक श्रम बाजारों में भागीदारी के लिए आवश्यक आप देखेंगे कि कौशल से लैस हों और हरित ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी जैसे उभरते उद्योगों का लाभ उठा सकें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो वैश्विक सहयोग, सतत विकास और समावेशी राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों को बढ़ावा देना, जिससे सभी श्रमिकों को लाभ हो। तो इस रिपोर्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं, चाहे आप देखिए मुख्य परीक्षा हो, चाहे आप देखते हैं कि कहीं आप लोग इंटरव्यू में भी इस तरह की रिपोर्ट से क्वेश्चंस पूछ लेता है, और या आप देखिए निबंध लिख रहे हैं, तो वहाँ भी इन आंकड़ों का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। अगर वहाँ इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिखने के लिए आ रहा है, प्रीलिम्स में भी पूछ लेगा, डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, उस संस्था की स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा। अब आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।